अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद गाजी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दोहरी शहरियत के एक अहम इशू पर। हमारे आइन के मुताबिक दोहरी शहरियत के जो हामिल शख्स हैं कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। खासतौर पर सियासतदान किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं रख सकते, लेकिन अब दूसरे अहम सरकारी अहदों पर फायज दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को भी हटाने का मुतालबा किया जा रहा है, जिनमें डॉक्टर्स और दीगर अहम शोबों से जो वाबस्ता अफराद हैं ये शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसे बासलाहियत और कामयाब अफराद को उनके अहदों से हटा दिया गया तो क्या हमारे मुल्क को नुकसान नहीं होगा? इस पर आज हम बात करेंगे और हमारा आज का जो सवाल है वो भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि आला पेशावराना महारत वाले जो अफराद हैं, आप समझते हैं कि दोहरी शहरियत पर पाबंदी लगाने का जो मुतालबा है, फैसला है, क्या ये दुरुस्त साबित होगा? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अहम खबरें और हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले काश से पूछते हैं। शाजिया, आगाज़ में बात करूंगा, कल सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई CNG और पेट्रोल प्राइसेस के ज़मन में, और फिर इसके साथ जो भगवान दास रिपोर्ट थी उसकी बाज़गश्त भी सुनाई दी। तो उन्होंने मांगा है एक ब्रेकअप, तमाम तफसील मांगी है कि आप कैसे, और उस मैंने फिर मुझे देखना पड़ा भगवान दास साहब की रिपोर्ट की भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स थी, वो क्या थी इसमें, उस पर बात करेंगे। और फिर अकाउंटेबिलिटी कमीशन बिल जो है इस पे कुछ तबसरे हो रहे हैं, कुछ इदारिये भी कल छपे हैं। इस हवाले से बड़ी दिलचस्प तफसील है। ये कानून आखिर क्या है और किसके लिए है, और इसका नाम यही होना चाहिए जो प्रपोज किया गया है या कुछ और, इस पे बात करेंगे। और फिर एक खबर और आई है कि 51 लाख बच्चे जो हैं, ये आलमी इदारा जो है बच्चों का, वो हमें बता रहा है कि पाकिस्तान में 51 लाख बच्चे स्कूल में नहीं जाते। अब याद रहे कि स्कूल हो या सेहत हो, इसमें जो हम पैसा खर्च करते हैं ये इन्वेस्टमेंट, इसे कहना भी जुर्म है, क्योंकि इसकी क्या डायमेंशंस हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैंने एक खबर दी थी कि ड्रोन का जो एक बजट है CIA का 5.9 बिलियन का था, तो आज ही खबर आई है कि इसको CIA कह रही है कि इसको और मजीद बढ़ा दिया जाए ड्रोन्स को। तो क्या इसमें हमारे यहाँ हमले और बढ़ जाएंगे, या यमन में या सुमा जहाँ भी ये कर रहे हैं, तो इस पर क्या सूरत हाल, इस पर बात करेंगे। जी समी साहब। अच्छा शाजिया, जब स्टोरीज हम सिलेक्ट कर रहे थे तो वो मेरे जहन में नहीं था, लेकिन अभी जब मैं ये खबरें सुन रहा था तो कराची से ये खबर आ रही थी कि एक गाय जो है वो गटर में गिर गई है तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही। तो मैं सोच रहा था ये पूरी कौम गटर में गिरी हुई है, इसको निकालने की कोशिश का सब कोई नहीं कर रहा। तो फिर जो स्टोरीज मैंने चुनी वो भी मैं जब सोच रहा था तो इससे मैच कर रही थी। अच्छा। एक तो कल मुल्तान में वाकया हुआ, वहाँ पर स्टूडेंट्स का पुलिस वाले का झगड़ा हुआ, तो पूरी कौम ने देखा टेलीविजन पर वो पुलिस वालों ने यूं गोलियां निकाली और वो सीधा डायरेक्ट फायर कर रहे थे। तो थोड़ी सी रिसर्च की तो मालूम हुआ कि ये पुलिस एक्ट 2002 में इख्तियार दे दिया गया पुलिस को कि अब किसी मैजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, पुलिस वाला जब चाहे गोली चला दे। तो इस पर बात करेंगे कि ये हमारे यहाँ ये क्यों हो रहा है, दुनिया के दूसरे ममालिक से कंपेरिजन करेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है। फिर मैंने एक खबर कायद साहब आई है कि MMA बहाल हो गई, तो मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे जो अकाबरीन थे उन्होंने कल ये अनाउंस किया। अभी इसमें जमात इस्लामी शामिल नहीं है, लेकिन देखेंगे कि इसका मुल्की सियासत पर क्या इसके असरात होंगे, क्योंकि अगर मजहबी वोट एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाए तो माजी में हमने देखा 2002 में सूबा जो उस वक्त सूबा सरहद था, अब तो KP किया है, वहाँ पर MMA की गवर्नमेंट बन गई। तो अब देखेंगे कि इसका क्या असरात हो सकते हैं मुल्की सियासत पर। और फिर तीसरी खबर मैंने चुनी है गैस। हर घर में चूल्हा जलता है, सुबह नाश्ता करके लोग आजकल खाली जल रहा है आजकल में। तो कल से तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई है। तो अब जो हुकाम बता रहे हैं वो ये है कि सनतों के लिए भी गैस की लोड शेडिंग में इजाफा होगा। अब गालबन पहले हफ्ते में 5 दिन मिलती थी गैस, अब 4 दिन मिलेगी, और आगे सर्दियों में इसकी क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सियासतदानों के बाद अब आखिरकार दूसरे जो हम प्रोफेशनल लोग हैं उनको दोहरी शहरियत का उनकी ख़त्म करने पर, इसी मुतालबे पर गौर क्यों किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्या बाहर से आने वाले जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, जो बाहर से डिग्रीज लेकर आते हैं, तालीम हासिल कर आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, तो क्या उनकी दोहरी शहरियत ख़त्म कर देनी चाहिए? उन्हें यहाँ पर काम करने का मौका नहीं देना चाहिए? तो काजी साहब, इससे फ़ायदा या नुकसान किसको होगा? शायद इसमें डिस्टिंक्शन ये है कि जो लोग मिडिल क्लास के और इवन अपर क्लास के भी स्ट्रगल करते हैं, बाहर जाके डिग्रियां लेते हैं, तालीम करते हैं, अपनी ज़िंदगी, हर आदमी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है। टॉमस होब्स ने कहा था कि हर इंसान दर्द से बचना चाहता है और खुश रहना चाहता है।
तो वो उनको हक है कि वो करें। मगर जब हम पब्लिक ऑफिस की बात करते हैं तो पब्लिक ऑफिस एक अमानत होती है अवाम की, हम उन्हें इख्तियार देते हैं, हम पूरे रियासत का ऑपरेटर्स उनके हवाले करते हैं, उसमें फ़ौज होती है, उसमें ख़जाना होता है कि भाई हमारी वेलफेयर करो, और हम इस पूरे मुल्क के लोग एक बेशुमार कसीर रकम हम उनके हवाले करते हैं कि इसे हमारी वेलफेयर पे खर्च करो, इसमें से अपनी ज़िंदगी भी अच्छी बसर कर लो। तो ये अवाम के पैसे होते हैं, ये घर से लेके नहीं आते। तो फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये एक ट्रेंड बन गया है, ये खासकर गरीब मुल्कों में, कि वो जो डुअल नेशनैलिटी है वो जनाब जब कोई अकाउंटेबिलिटी की बात हो या हुकूमत जाए तो बाय हुकूमत करने आ जाते हैं, ये आना जाना लगा रहता है। ये जो लोग हैं जो प्रोफेशनल काम करते हैं, अब जो निज़ाम मौजूद है इसमें, वो यहाँ आते हैं, बाद औक़ात यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स हैं, उनको लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि वहाँ हम इनसे ऑपरेशन करवाएंगे या वो फैसिलिटीज़, तो इसको खलत मलत नहीं करना चाहिए। और ये खलत मलत क्यों किया जाता है? ताकि सारा मामला ही फारग हो जाए कि जी हम आप ये होगा तो फिर आपको भी कर देंगे। इनमें डिस्टिंक्शन करनी जरूरी है। और हमारे जो बड़े हैं जिन्होंने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें रखा था, और उसमें मेरा ख्याल है यही बात अहम होगी कि ये लोग जो हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो आप समझते हैं अगर एक प्रोफेशनल डॉक्टर है समी साहब, उसकी अगर दोहरी शरीयत खत्म कर दी जाती है तो आपके ख्याल में वो यहाँ रहना प्रेफर करेगा या बाहर जाके काम करना प्रेफर करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कानूनी जो सूरत हाल है ना वो मैं अर्ज किए देता हूँ। ये हमारे यहाँ इस वक्त जो है 1951 का जो एक्ट है उसमें सिटीजनशिप जो है वो तयन किया गया था कि क्या उसमें होना चाहिए। फिर उसमें मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हुई, 52 में अमेंडमेंट हुई, 72 में अमेंडमेंट हुई, 73 में अमेंडमेंट हुई, और फिर इसके बाद सन 2000 में भी अमेंडमेंट हुई। इस वक्त डुअल नेशनैलिटी के हवाले से हमारे 16 ममालिक से हमारा एग्रीमेंट है, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, बेल्जियम है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, कि ये ममालिक हमारे उनके साथ एग्रीमेंट है कि कोई पाकिस्तानी उन ममालिक की शहरियत भी रख सकता है और पाकिस्तान की शहरियत भी रख सकता है। और पाकिस्तान के आइन में सिर्फ ये बात है कि जो पब्लिक ऑफिस है उस पर उसको आप होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन इन ममालिक में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है पब्लिक ऑफिस के हवाले से। अभी आपने देखा स्कैंडिनेवियन में एक पाकिस्तानी को एक कंट्री में वो लगाया गया, मिनिस्टर लगाया गया। यूके में शाहिद साहब कैबिनेट के मेंबर रहे, सईदा वारसी साहबा जो हैं वो कैबिनेट की मेंबर रही। अमेरिका में ये सूरत हाल है कि टेक्सास में जो सिटी काउंसिल वो भी इलेक्टेड है, उसमें एक पाकिस्तानी हमेशा से वो मुंतखब होते रहे। फिर न्यू हैम्पशायर की जो कानून साज असम्बली है स्टेट की, उसमें पाकिस्तानी इलेक्ट हुए। तो वहां रूल डिफरेंट रूल, लेकिन उन लोगों ने इस चीज को, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको आगे आने से रोकने नहीं रोका, और कोई कानून नहीं। बल्कि अमेरिका में अभी तक ये कानून है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी हैं तो आप जाएं, फौरी तौर पर अमेरिकन रेजिडेंसी हासिल करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। यानी इस फलसफे का मकसद ये है कि जो बेस्ट ह्यूमन माइंड्स हैं, जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है, वो मुल्क उसको लेना चाहते हैं और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हमारे यहाँ पब्लिक ऑफिस तक तो बात ठीक है, पाकिस्तान के आइन में दर्ज और होना चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर उसको तब्दील करना चाहते हैं तो आइन में तब्दीली कर देनी चाहिए। लेकिन जो खतरनाक बात शुरू हो गई है वो ये है कि अब जो लोग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को हेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के सरकारी जो इदारे हैं या गैर सरकारी इदारे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर भी हैं, उनके बारे में डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया। और एक ऐसी खौफ व हरास की फजा, जो लोग पाकिस्तान से गए थे, उन्होंने पाकिस्तान वहां पर तरक्की की और फिर वो वापस आए और अब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। ये जो बात है, ये पाकिस्तान से जो टैलेंट है उसको ड्रेन आउट करने की साजिश है। एक बात मैं आखिरी आपसे कहूं, पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं होता अगर पाकिस्तान में डॉक्टर कदीर खान हॉलैंड से वो सारा फलसफा, सारा नक्शे, वो चीज लेके नहीं आते। तो ये जो पाकिस्तान को बहुत सारी तरक्की मिली है, ये उन लोगों की इसमें कंट्रीब्यूशन है। अभी भी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ा आ रहा है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, टैलेंटेड पाकिस्तानी जो आना चाहता है, यहाँ पे काम करना चाहता है, आपके ख्याल में एक प्रेशराइज करने का भी तो टैक्टिक्स हो सकता है कि सियासतदान ही सिर्फ टारगेट क्यों किए जा रहे हैं, अब दूसरे लोगों को भी पूछें? नहीं, बात देखिए, इसमें सियासतदान या दूसरे चीजों का बात नहीं, इस वक्त सिर्फ सियासतदान नहीं, अभी सिर्फ सियासतदान नहीं है जिस पे हम ये बात कर रहे हैं ना। पब्लिक ऑफिस, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके हवाले से तफसीलात जमा करनी शुरू कर दी गई है और एक खौफ व हरास की फजा बना दी गई है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो समी साहब ने मिसाल दी है ना कि वहां वो मुल्क देते हैं, देखिए हम मिसाल तो दे देते हैं नार्वे की। नार्वे में कोई तौकीर सादक इस तरह एब्सकॉन्डर नहीं है जिस तरह आज है, जिसकी आज खबर भी आई है कि उनको फिर कहा गया कि भाई उनको कहीं पकड़ के लाए, 83 अरब रुपया लेके भाग रहे हैं। कितने लोग हैं नार्वे में ऐसे? तो हमारी जो मारूज है, जो हमारी जो सिचुएशन है, और हम नाक तक डूबे हुए हैं इस मुल्क के करप्शन में, जो कि यहाँ पे से आने वाले जो लोग हैं, आप खुदा के लिए उनको तौकीर सादिक से उनका मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो नार्वे की मिसाल दे रहे हैं कि वहां वो इजाजत देते हैं कि आप वजीर आजम भी बन जाएं,
जाएं, आप जो है वो आप सेनेटर बन जाएं, तो ये मिसाल जो है वो एक लॉजिकल फैलेसी है, क्योंकि यहाँ जो मारूजी सूरत हाल है वो इस किस्म की है कि यहाँ इदारे काम नहीं करते। अभी 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 जो सूरत हाल बता रहे हैं, कानून जो कानून पाकिस्तानी है, उनसे क्या ताल्लुक है? मैं आपकी पहली बात की बात करूं, इन प्रोफेशनल्स की मैं सपोर्ट करता हूं कि दे शुड होल्ड टू नेशनलिटी, लेकिन मैं पब्लिक ऑफिस की ये बात कर रहा हूं कि जब हम मिसाल देते हैं अमेरिका में ऐसे है तो यहां इनके पास भी होना, ये हमारे साथ करते क्या है? अभी देखिएगा अगर ये गवर्नमेंट दाएं बाएं होती है तो कौन कौन किस ये सारे गायब हो जाए। ये इशू। एक कॉलर है लाहौर से, कुलसूम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका पैनल ठीक है, आप मैनेज कर लेते हो दोनों की लड़ाई को, शाजिया के लेके होंगी। थैंक यू। और दूसरा ये है कि मेरी लाइट नहीं आ रही है, मुझे प्लीज फोन पे ही मेरा मैसेज चाहिए, जवाब चाहिए। एक तो मेरे बेटे का है जो स्कूल चला गया है, 9 साल का है, मलाला की तकलीफ से उसने पूरा हफ्ता छुट्टी की है, और उसने अपनी नानी और मुझसे एक क्वेश्चन किया कि मम्मा आप तो हर वक्त दुआ करती हो कि मेरा बेटा लाइक हो और कुछ बने, तो यहाँ तो लाइक बच्चों को गोली मार दी जाती है। ठीक, और कोई सवाल? और दूसरा ये कहना चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी यहाँ अदारों की, तो हर किसी ने यही समझा कि ये लुटा हुआ घर है, इस गंगा में हम भी हाथ धो लें, मजीद हमें खाया ही गया, हमारे ताउन कोई नहीं कर सका, ना पुलिस ना FIA ना ही कोई और। तो यहाँ तो हम तो वजीरिस्तान में नहीं है, तो तालिबान इधर भी हैं जो कि अदारों में बैठे हुए हैं और हमें मुख्तलिफ तरह से जिच कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान को 3 बच्चे दिए हैं, तो ये 3 बच्चों का फ्यूचर क्या है? हम तो मौत भी नहीं मांग सकते, सारी जिंदगी मांगी हुई है हमने अल्लाह से। सबसे पहले तो अपने बच्चे की फियर की बात की, बड़ा उस बच्चे ने जो अपना फियर बयान किया वो सही बयान किया, और एक मासूम जहन में ये सवाल आया कि क्योंकि मलाला की अगर आप उसकी जो स्टूडेंट बतौर स्टूडेंट उसकी हिस्ट्री देखें, उसका रिकॉर्ड देखें, तो वो बड़ा शानदार है। वो उसके हमेशा उसने अच्छे ग्रेड्स लिए और फिर वो एक बड़े मकसद के लिए खड़ी हुई। तो उस पर हमला जो है वो मुझे ये कहने में ना कोई खौफ है, ना कोई मुझे कहने में ये कोई हेजिटेशन है कि एक बीमार जहनीत ने, एक तंग सोच ने उन पर गोली चलाई। और मैं इनसे यही कहूँगा कि वो अपने 9 साला बच्चे को यही कहें, हौसला बढ़ाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, और एक जिन लोगों ने हमला किया वो कोई अच्छी जहन के लोग नहीं है। अब ज़रूरत इस बात की है कि वो जो लोग जिन्होंने ये हमला किया उनकी थेरेपी की ज़रूरत है। मैं ये नहीं समझता कि उनका इलाज बम मारना है या ड्रोन मारना है, उनके साथ एक डायलॉग है, एक थेरेपी की जरूरत है। ये तो बात ठीक है, मलाला तो 11 साल की उम्र में उसने लिखना शुरू कर दिया था। एक दूसरी बात भी की है उन्होंने कि इस हर इदारे में वो भी तालिबान है, मुझे लुटा हुआ माल समझ रखा है आपने, मैं ब्रोकन फैमिली से हूँ, ये हम हशर करते हैं एक आम आदमी का और एक शहरी का, तो ये ज्यादा। एक और कॉलर है अमेरिका से, सिद्दीक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जरा भाई से बात करना चाह रहा था, काजी साहब से और जनाब साहब। जी जी इरशाद। जनाब काजी साहब, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दीजिए। काजी साहब, मैं 2 बातें कहना चाह रहा था। नंबर 1 तो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि जब कौमें बिगड़ती हैं तो मैं जालिम और जाबिर बादशाह मुसल्लत करूं, अच्छी बात है जी। दूसरी जी बोलिए। जब कौमें बिगड़ती हैं तो जालिम और जाबिर बादशाह मुसल्लत कर देता हूँ। ये जो असला वगैरह है हमारी गवर्नमेंट में इतना वो नहीं है कि इसको बैन कर सके। दूसरी बात ये बेशर्मी और बेहयाई, हमारे वक्त में जब टीवी चलता था तो बहुत अच्छी किस्म की खवातीन खबरें पढ़ने आती थी, उनके सर पर दुपट्टा होता था। तो यहाँ आपके प्रोग्राम में इनको दुपट्टे नाम की कोई चीज नहीं है कि अपने आप को कवर्ड करे। आप दोनों हजरात अपने आप को देखें कि किस कदर कवर्ड हैं आप, आस्तीनें आपकी हैं, टाई लगी हुई है। खातून को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जब सूट लेती है तो दुपट्टा भी ले लिया करें साथ में। हमारे मुल्क में बेहयाई इसी वजह से। सिद्दीक आपका ये अपनी अपनी एक सोच है, पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कल से आपकी खबरों की तरफ आते हैं। एहतसाब कमीशन बिल है क्या? हाँ शाजी, आज मैं एक बड़ा अच्छा दारिया पढ़ रहा था इसमें, और इसमें उन्होंने कहा कि इल इंटेंशन है
और शायद इल फेटेड भी है। मगर 2-3 दिलचस्प बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये कि इसमें ये पहले तो था 2012 से पहले की करप्शन नहीं है, मगर इसमें फिर कुछ और बातें भी हैं। मिसाल के तौर पे 90 दिन में अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो ये केस क्लोज डाउन हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें और भी थी कि जी अगर एक करप्शन ऐसी की गई है कि जिसकी नीयत करप्शन की नहीं थी, आप कोई नेक काम करने गए और आपसे करप्शन सरजद होगी तो उसमें भी नहीं होगा। फिर इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद अगर आपको खुदा न खास्ता सज़ा हो जाए तो फिर आप 2 साल इसकी सज़ा काटने के बाद दोबारा से पब्लिक ऑफिस भी होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए इसको शामिल किया कि भाई ये तो हमारा तो ख्याल था कि ये कुछ बदनवान लोगों को पकड़ने के लिए किया गया, और उस पर जो मेरे ख्याल में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा था कि ये बदनवानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। और फिर समी साहब मैं आपसे पूछूंगा, अगर ये पास भी हो जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है जी कि जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसके मुताबिक नहीं है, और आप कहेंगे कि यार ये तो जमहूरियत पे हमला हो गया, तो ये इस पे क्या कहें? मैं आपको याद दिला दूं, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अदलिया के बारे में किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं होगी। तो आप ये जो एक आप मुझे झांसा देखिए उसमें मैं नहीं झांसा दे रहा, नहीं मैं बिल्कुल आपकी इस ट्रैप में नहीं आऊंगा। लेकिन अच्छा चलिए, ये जो अदालती मामला अच्छा इस पे ही कमेंट कर दें कि ये जो है इसमें आप क्या समझते हैं? ये तो ये जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं ये एक डिबेट हो रही है कौमी असम्बली में, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी यही ऐसे इतराज़ात किए। मसलन ये जो बात है कि 90 दिन में अगर तफ्तीश कंप्लीट नहीं होती तो केस क्लोज हो जाए, इंतहाई फजूल बात है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको बड़ा टाइम लगता है, आपको इन्वेस्टिगेशन में बाहर जाना पड़ता है, उसमें ताने बाने सब मिला के तो ये तो एक इंतहाई फजूल बात है। हर कानून की एक वजह तस्मीयत होती है ना, समाज सोसाइटी उसके लीडर्स देखते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है इस चीज की। देखिए, एक पाकिस्तान के साथ एक मामला हुआ, जो माजी है वो आपके हाल से जुड़ा हुआ होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे जो करप्शन की कहानियां हैं उनमें से कुछ सच्ची हैं, कुछ घड़ी गई हैं, कुछ बनाई गई हैं, और वो एजेंसीज ने बनाई हैं पाकिस्तान के सियासतदानों को मलायन करने के लिए। और इसी तरह सियासतदान भी बहुत से ऐसे हैं जो अपनी तमाम करप्शन को छुपाने के लिए ये कह देते हैं कि जनाब ये कहानियां एजेंसियों की घड़ी हुई है। इसका हिसाब कैसे करें? इसका जो एक बाई पार्टीजन कमीशन हो जिसमें अच्छी इंटेग्रिटी वाले रिटायर्ड जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, लॉयर्स हों, और फिर सियासतदान भी हों, जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे जो अच्छी शोहरत वाले हैं, उन पर मिलकर और एक केस बाय केस आप इसको एग्जामिन करके इसका फैसला करें। ये लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन यही इसका वाहिद हल है। आप किसी को ये बिल्कुल ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे सकते कि जी फलां टाइम से फलां तक के तमाम केसेस माफ। कैसे हो सकता है? ये तो एक मजाक है। ये आप क्रिमिनल्स को इंसेंटिव दे रहे हैं कि 15 साल के बाद फिर एक नया कानून आप इस तरह लेके आए और आप ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दें। ये तो नहीं हो सकता। एक कॉलर है हमारे साथ, अनवर पाकपतन से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद अनवर पाकपतन से अर्ज कर रहा हूँ। अभी ये कॉल आई थी अमेरिका से कि वो हमारी बेटी और हमारी बहन पर दुपट्टे के मुताल्लिक कुछ कह रहे थे वो। तो मैंने ये अर्ज करना है कि अमेरिका में जो माहौल है जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ तो ना दुपट्टा है ना कपड़े और ना और भी बहुत कुछ है। तो उधर उनकी गैरत और ईमान और दीन को दरार नहीं पड़ती, मुतजलजल नहीं होता, परेशानी नहीं होती उनको, उधर रह रहे। और यहाँ के दुपट्टे पर उनको नजर है और बड़ा उनको महसूस हो रहा है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ उन साहब को कि वो दीन इस्लाम में जो मुसलमान गुलाम औरत है, आखिर वो मुसलमान है ना जी, वो दुपट्टे के बगैर नमाज पढ़ सकती है। उसका पर्दा क्या है इस्लाम में, शरा में, तमाम फिका में वो तहकीक करे मुफ्तियाने कराम से। तो ये जो बच्चियां तनख्वाहों पर काम कर रही हैं या बहुत शुक्रिया। हर एक की अपनी सोच है, इस पर ख्याल में कमेंट नहीं करना चाहिए। वैसे भी उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया। दिल में होती है। नहीं, एक शाजिया, मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये दुपट्टा और ये चीजें ये पर्सनल है और इस पर कमेंट। उन्होंने बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया है जिन्होंने अभी पाकपतन से कॉल की है। उन्होंने ये कहा है कि आप जिसने कॉल की है खुद तो वो देखें। यानी हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम तंग नजरी क्या है कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बजाय या कवानीन के मुताबिक ढालने की बजाय मैं ये जो आप लोग बैठे हुए इनकी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दूं कि आप जिंदगी ऐसे गुजारें। ये एक तंग नजर सोच है, ये एक तंग सोच है। आपको नहीं, उसमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करें, फिर उसके बाद आप किसी दूसरे के बारे में बात। तो आपने फैसला कर लिया ठीक करने का अपने आप को?
मैं तो काजी साहब ठीक ही हूँ, आपकी असल में सोबत की वजह से मैं कभी कभी बहक जाता हूँ। नहीं, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाए, आते जाते रहेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए समी साहब आपकी खबरों पर आते हैं। मैं एक शाजिया, कल मैं देख रहा था पाकपतन, ये इस वाकया मुल्तान का, वहाँ पर कुछ ख़वातीन जो स्टूडेंट्स थी उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला या वो एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने वहाँ पर उनके साथ बदतमीज़ी की, तो जो नौजवान स्टूडेंट्स थे मेल, उन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर धावा बोला। तो एक अचानक अब ये देखा कि वो कुछ निहत्ते लड़के थे, कम उम्र थे, बच्चे थे, वो एक पुलिस वाले को पीट रहे थे। उसके बाद फौरन जो सीन मैंने देखा कि वो पुलिस वाले ने अपनी यूं पिस्टल निकाली और उसने उन पर खुली यूं फायरिंग करना शुरू कर दी, और दूसरे कुछ पुलिस अफसरान ने भी। तो मैंने ये, जब मेरे लिए ये बड़ी एक ये अचंभे की बात थी कि वो जो लड़के हैं उनके पास ना कोई डंडे हैं, उनके पास ना कोई वेपन है, तो आप उनको सीधा गोलियां आप मारने की बात कर रहे हैं। तो ये पता चला कि इससे मेरा इंप्रेशन ये था कि जब तक कोई मैजिस्ट्रेट इजाज़त ना दे किसी भी पब्लिक प्रोसेशन में पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता। लेकिन पता चला जनाब, काजी साहब के फेवरेट परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो ज़माने में तो ये बात हो चुकी, पुलिस एक्ट 2002 में तो इजाज़त दी जा चुकी है कि पुलिस वाले जब चाहें। मेरे फेवरेट कैसे बना दिया आपने? बड़ी उनकी अक्सर बड़ा वो कहते हैं बड़ी गार्ड ऑफ ऑनर दे के आप उन्हें भेजते हैं, रास्ता देते हैं, तोहफ़्ज़ देते हैं, उनसे हल्फ वफादारी उठाते हैं, पहले उनके साथ सौदा करके वतन अजीज तशरीफ लाते हैं। मेरे कहाँ से दोस्त बना दिया? मैं तो एक मस्कीन आदमी। मैं आपके चक्कर में फिर नहीं आऊंगा, मैं बहस को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। मुझे बताना चाहता हूँ, NRO साइन करके आते हैं हुजूर, तुम हमें कैसे बना? ये जो स्टूडेंट्स थे इन पर पुलिस का इस तरह से गोलियां चलाना, ये एक बड़ी इस चीज़ की जानिब निशानदेही करता है कि इस वक्त है कि आप अपने पुलिस एक्ट में तब्दीलियां करें, और जो नहत्ते मुजाहिरीन हैं वो गुस्से में भी हों, आपकी तरफ अटैक भी कर रहे हो, तो आपको गोलियां नहीं मारनी चाहिए। खुदा के लिए यूज़ करें, कोई और मीन्स यूज़ करें, जैसे पूरी दूसरी दुनिया में होता है, कोई वाटर कैनन यूज़ करें, कुछ उनको वैसे पुश करें। लेकिन ये जो गोलियां निकाल कर, इस तरह पिस्टल निकाल कर बच्चों पर फायरिंग करना या निहत्ते पाकिस्तानी कौम पर फायरिंग करना, ये कोई मामले का हल नहीं है। इसमें तब्दीली की काई सब जरूरत है। बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पेट्रोल और सीएनजी की कीमतें जो हर हफ्ते बल्कि अब रोजाना ही बढ़ना शुरू हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट में भी इशू जारी है, इसलिए मैंने इसको उठाया, और उसमें राना भगवान दास साहब की रिपोर्ट का भी रेफरेंस दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये कहा है, आपको वार्न करूंगा सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा इशू ना उठाएं, जजेस की बात ना करें तो उसमें बच जाएं। नहीं, मेरे ये बचना आता है, फिक्र ना करें। वो मैं आपकी महारत समझता हूं। वो ये कहते हैं जी कि इसका सारा ब्रेकअप हमें दें, और ये बड़ी खुशाइंद है कि कौम को पता चले। अब ब्रेकअप आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि भगवान दास साहब ने दो बातें की थी। एक तो ये, मैं बड़ा हैरान हुआ सुबह ये पढ़ के कि जी उनकी रिपोर्ट में था कि CNG तो 17 रुपये kg भी दी जा सकती है, ये क्या मामला है? और फिर 85% पेट्रोल तो हम इंपोर्ट करते हैं, मगर CNG इंडिजिनस है अंदर से, तो इसकी कीमत क्यों बढ़ाई जाए, इसमें क्या है? तो ये सारी बातें आवाम के सामने आनी चाहिए। और इसकी वजह एक और भी है, ये एनर्जी क्राइसिस ये वाला हो या बिजली वाला हो, ये पूरी इंडस्ट्री और पूरी मैशत को लेके बैठ रहा है। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट सामने लेके आती है, इसमें अगर कार्टल्स बैठे होंगे। और फिर भगवान दास साहब ने एक और बात भी कही थी, उस वक्त उन्होंने कहा था जी कि जो 114 मीटिंग्स हुई हैं प्राइस को फिक्स करने के लिए, उसमें जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो DG ऑयल हैं, वो सिर्फ 3 में तशरीफ लाए हैं। गोया टेसिटली गवर्नमेंट ने, तब उन्होंने ये कहा था कि टेसिटली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है ओगरा वालों को, ऑयल कंपनीज को, कि एट विल आप बढ़ाएं। ये मामला क्या है, इसको देखना हमारा काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंस, एक इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आम आदमी का कचूमर निकाल दिया हमने। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस एनर्जी की वजह से आपकी मैशियत का बटा बैठ रहा है। इस वक्त जो कल मैंने स्टोरी दी थी IMF की, जो वार्निंग हमें आई है, 3.5% आपका ग्रोथ रेट जो है, और 2% ग्रोथ रेट आपका एनर्जी क्राइसिस की वजह से नीचे जा रहा है। और इसमें हम ये भी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसको भी टेकअप करे कि जो मामला एनर्जी का और बिजली का मामला है, उसमें कहाँ अगर 24 अरब की सब्सिडी आवाम को दे रहे हैं, तो 450 अरब की सब्सिडी किधर जा रही है? ये अच्छा, अब ये हमारे एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं। अब ये अगर ये समझते हैं कि ये काम इसी तरह चलता रहेगा और लोग खामोश भी बैठे रहेंगे, और ये
दहशतगर्दी हो, सब जो आपके मामलात हैं वो आपकी मईशत से जुड़े हुए हैं कि अगर आप इस तरह से एक पैदा नहीं करते और कार्टल्स को तोड़ के एक लीगल मईशत आप क्रिएट नहीं कर सकते तो ये होंगे। तो मेरे ख्याल में इसको आगे मैं बिल्कुल ये जो एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, मेरी भी जो स्टोरी है इसी से जुड़ी हुई है। ये गैस का प्रेशर कम होना शुरू हो गया। कल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे हुए बहुत ज़्यादा कि लोगों के चूल्हे घरों में नहीं जल रहे थे। और जो वजारत है रिलेटेड जो इससे वो बता रही है कि आने वाले दिनों में सर्दियों में ये मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी काजी साहब उन्होंने, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो सनतें हैं उनकी ईद के बाद उनको जो लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है उसमें 1 दिन का इजाफा किया जाएगा। गोया जो अब 5 दिन के लिए इंडस्ट्री चल रही है हफ्ते में, वो सिर्फ 4 दिन चलेगी। तो देखें इससे क्या होगा, एक तो ग्रोथ कम होगी, दूसरा जो लोग इन इंडस्ट्रियों से वाबस्ते हैं, जो बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं, जो मजदूर आदमी हैं, उनका क्या होगा, उनकी जिंदगियां कहाँ गुजरेंगी। और इससे जो पंजाब में जो सबसे बुरी तरह पहले भी मुतासर है और मजीद मुतासर होगा वो फैसलाबाद का रीजन है, जिसे हम पाकिस्तान का कभी मैनचेस्टर कहा करते थे। अगर हमारे फैसलाबाद से हमारे साथ है मोहिद्दीन, अभी कितने घंटों के लिए लोड शेडिंग हो रही है फैसलाबाद में? शादिया फैसलाबाद में जो है वो हफ्ते में 2 दिन सनतों को बंद किया जा रहा था और अब रात जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है फैसलाबाद सुई गैस की जानिब से, हफ्ते में 3 दिन कर दिया गया है सनतों को बंद करने के लिए। यानी कि सप्लाई जो गैस की है वो पहले 5 दिन के लिए मिला करती थी और कल शाम तक बहाल होनी थी, लेकिन अब उसको आज शाम ही बंद कर दिया जाएगा। तो मोहिउद्दीन थोड़ा सा कुछ हमें थोड़ा आइडिया देंगे, अंदाजा है आपको कि कितने लोग इस इंडस्ट्री से रोजगार वाबस्ता है उनका और कितना बुरे तरीके से वो मुतासर होंगे? समी साहब, बात की कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, ये पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर है। सिर्फ फैसलाबाद की बात करेंगे तो यहाँ तकरीबन 21 लाख के करीब लोग डायरेक्ट इससे जो हैं वो मुतासिर होंगे और इसमें से 11 लाख सिर्फ मजदूर हैं। और वो सब के सब 2 दिन के लिए तो पहले ही बेरोजगार हो रहे थे, अब हफ्ते में 3 दिन के लिए उनको फैक्ट्रियों को जब बंद किया जाएगा तो फिर कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, यानी दिहाड़ीदार सिस्टम है और उसके लिए कोई तनख्वाह नहीं है, वो बंद हो जाती हैं फैक्ट्रियाँ। ईद आ रही है, उसकी वजह से लोगों को रिलीफ दिया जाना था, लेकिन ये हफ्ते में 3 दिन आज से नोटिफिकेशन उस पर अमल दरामद होगा और ये पूरे पंजाब के लिए है, सिर्फ फैसलाबाद के लिए नहीं है। और ये पूरे सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब में 3 दिन के लिए फैक्ट्रियां बंद होंगी। और उसके लिए शादिया सबसे अहम बात अब ये करने जा रही है गवर्नमेंट, जो बड़ा सीवियर क्राइसिस अगला आ रहा है कि ईद के फौरी बाद पूरे पंजाब की सनतों को 1 माह के लिए मुस्तकिल बंद करने की समरी जो है SNGPL ने बकायदा अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को भिजवा दी है। और ये बिल्कुल गैस हुकाम का कहना है कि ये अप्रूव हो जाएगी और तकरीबन कहा जा सकता है कि 12 या 13 नवंबर से 12-13 दिसंबर तक पंजाब की पूरी सनतों को 1 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा और फिर उसको ये 2 हफ्तों के लिए मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। लोगों को रोजगार आगे नहीं मिलता। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, अब देखें ना, देखिए हमने कल स्टोरी की थी 84 या 83 अरब रुपए का नैब कह रही है, तौकीर सादक साहब ने दाएं बाएं कर लिया है और जो बड़े बड़े नाम है उनको बचाने के लिए उसकी कास्ट क्या है? ये है उसकी कास्ट, आपका मैनचेस्टर जिसे कहा करते थे आप। और ये बात सिर्फ ये नहीं कि वहां मजदूर बेरोजगार हो रहा है, वहां जब प्रोडक्शन बंद होती है तो जो तरसील के मजदूर हैं, जो वहां से सामान को आगे लेके एक मैशत का पहिया चलता है, अब क्या है, बचा रहे हैं उनको सारे इकट्ठे हैं। ये OGDC में जो हुआ क्राइसिस, ये प्राइस ऊपर नीचे किया, ये 84-83 अरब रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए लगाया जाता, प्राइसेस को नीचे लाके सब्सिडीज आवाम को दी जाती तो मैशत फ्लरिश करती। अब भाई अगर आपने टिकट जहन्नम का कटा लिया है तो आप जन्नत में तो नहीं जा सकते। दैट इज द इशू समी साहब, ये है। ये देखें, ये जो मामला है कि 1 महीने के लिए आपकी सनतें बंद हो जाएंगी तो जो ग्रोथ रेट उससे मुतासर होगा, आम आदमी जो मजदूर उससे वाबस्ता है उसके घरों का चूल्हा कैसे चलेगा? उन घरों में बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, उनकी फीसें हैं, ईद आ रही है, उन्होंने कपड़े पहनने हैं, उसके बाद कुछ लोग घरों में बीमार होंगे, उनके लिए अद्वियात की ज़रूरत होगी। वो जो लाखों लोग हैं उनके जो मसाइल इस 1 महीने की बंदिश से बढ़ेंगे, जिसमें मोहिउद्दीन साहब कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का इजाफा भी हो सकता है। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि ये मसाइल हैं पाकिस्तान के, कौन करेगा और सर? उनको बुनियादी तौर पर उनको मैं आपको बताऊं नजरअंदाज करने के लिए ये जो सारे हम हाई प्रोफाइल केसेस देख रहे हैं, ये जो सारा हम मीडिया में प्रोपेगेंडा, कोई कह रहा है उसको बंद करो, असल ये ड्रोन है, ये है असल ड्रोन जो पूरे पाकिस्तान को लगता है। कौन मार रहा है बताएं ना, कौन मार रहा है? सिस्टम कौन है? सिस्टम मोहम्मद बशीर है, रशीद अब्दुल रशीद है, सिस्टम कौन है भाई? हुकूमत है, लॉ एनफोर्समेंट है, कानून है, जमहूरियत है, आपके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हम इधर सिस्टम क्या है भाई
जिस तरह हम हर जो बंदा मरा है जो बैतुल्ला में सूद, सिस्टम नहीं है, हम हैं, हम जो बैठे हुए हैं आज इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं, हम हैं। भाई मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जिस चीज को हम हाईलाइट कर रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जो कंसर्न इसमें गवर्नमेंट के जो लोग हैं, इसमें कुछ उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, सारे के सारे वो लोग। और देखें, जैसे खुद आप एक बात बताते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो कोई एक रात का मामला नहीं होता, वो मामला जो है साल पहले शुरू हुआ होता है, जिसके बाद वो बच्चा बनता है। आज हम जिस अंजाम पर पहुंचे हुए हैं, ये कोई एक रात में नहीं हुआ, ये गुज़श्ता जो हमारे जो 6 डेकेड्स हैं उनमें जो नाइंसाफी हुई है, जो ज्यादती हुई है। कितने सालों से भागे हुए हैं। एक बंदे का एक टेस्ट केस ले लेते हैं ना, तो आप ये जो 1962 में काम हुआ था, इस वजह से इसको छोड़ दें। देखिए हमेशा पिछलों पे डाल दें। समी साहब हमारे सामने एक चीज पड़ी है, मैं नहीं, ये तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सुन ले जरा, इजाजत दे, कुछ फैक्टर होते हैं इमीडिएट, मतलब जो फैक्टर है 4-5, अभी आप कल स्टोरी करेंगे वो आसम साहब की, तो क्या ये 1947 में वतन अजीज की मार्ज वजूद में आते हुए इसकी वजह आ गई थी? भाई आपके सामने एक जुर्म हुआ, बंदा मौजूद है, लॉ एनफोर्समेंट है, ऊपर आप गाड़ी का नंबर देख सकते हैं, ऊपर सैटेलाइट से बैठ के, ये इसलिए हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये तो कोई बात नहीं। कुछ चीजें हैं जो we have to fix the responsibility since existential। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स है, उन इदारों की नाअहली है। हाँ। अब वो उसमें करप्शन भी शामिल है। हाँ। उसमें यह है कि प्रॉपर टाइम पर आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ। आपके बलूचिस्तान में गैस है, सिंध में गैस है, पंजाब के हिस्सों में कैसे एक्सप्लोर करेंगे? अगर एक इंडिविजुअल 84 अरब रुपया लेके भाग गया है और उसको इदारे तहफ़्फ़ुज़ करें तो आप कैसे करें? अच्छा, आपकी बात मैं सुन लूं तो इसका मतलब यह है कि ये जो सारा मामला ये सिर्फ तौकीर सादिक की वजह से। मैं आपको एक टेस्ट केस दे रहा हूं, ये इसलिए हो रहा है, ये हमें आगे कहानी क्या सुनाते हैं, ये देखें ठीक नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है। 4 सदियां लग गई, जो आपके सामने करप्ट हैं उनको आप पनाह देके बैठे हुए हैं और लगा देते हैं पीछे जी। ये काजी साहब जो करप्ट हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और कौन देगा? हुकूमत दे, अदालत दे, फिर देनी चाहिए। तो फिर ये सारा जो आपके सामने मैस अप, इकोनॉमिक डिजास्टर आपके सामने हो रहा है, हम इसको कोई भी नहीं, ये अब नहीं ठीक हो सकता क्योंकि ये 1969 में शुरू हुआ था। व्हाट इज दिस आर्ग्यूमेंट? आपको पसंद नहीं है आर्गुमेंट, मैं उस पे ये आप एंटाइटल्ड टू हैव योर व्यूज ऑन दैट। हमारी खबरें नहीं, आपकी ये सबसे अहम खबर है गरीब आदमी की, आपकी और ये भी गरीब आदमी की है। ये जो लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, आपको अपनी खबरों की अमीर आदमी को छुपा देते हैं ना कि ये 1969 में शुरू हुआ था। कौन से अमीर आदमी को छुपा? अच्छा, अब मैं ये अर्ज करता हूं, हालांकि तौकीर सादिक की जो स्टोरी है वो मैंने ही बयान की थी यहाँ पर कि वो कहाँ भागा, कैसे भागा, किस और मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है क्योंकि गुज़श्ता 40 सालों में करप्शन की गई है, और ये इनको पकड़ने के लिए आपको लोगों को पकड़ना पड़ेगा और उसके साथ पिछले 5 सालों में भी जानदारी से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। 5 सालों में कोई हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, उससे ज्यादा हुई है जो पहले हो रही थी। अब आपको सिर्फ पिछले 4 साल नजर आ रहे हैं। अब क्या मैं कह रहा हूं कि वो 4 साल भी शामिल हैं, उससे पहले 4 साल पहले करप्शन हुई, इसको माफ कर दें। नहीं, कौन कह रहा है? तमगा जमहूरियत दे दें जैसे आपने बेग साहब को दिया। सिर्फ मैंने मुशर्रफ साहब का कह दिया था, उसकी तकलीफ। छोड़ें इस तरह आंखों में धूल ना झोंका करें, लोग बड़े दुखी हैं, बड़े बर्बाद। मुशर्रफ साहब बहुत अच्छे थे भाई, बहुत अच्छे थे। मुशर्रफ साहब से आपने हाथ मिलाया था, आपने एनआरओ साइन किया था उनके साथ, हमने नहीं किया था। आपने हमेशा अवाम से वोट लेके अवाम से गद्दारी की, हमने नहीं की। बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, खत्म हो गया तो इन 51 लाख बच्चों का कौन जिक्र करेगा जो आप स्कूलों में नहीं भेजती और उर्चन बन जाते हैं। ये पैसे नहीं, मुशर्रफ साहब तो खैर आप जो मर्जी कह लें, हजूर आप तमगा जमहूरियत देने वाले हैं, आप जर्नैलों को एक्सटेंशन देने वाले हैं, हम तो कोड़े खाने वालों में हैं, हमारे साथी तो कोड़े खाने वाले घरों में बैठे हुए हैं। चले, शुक्रिया। समी साहब कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल में गिरा हुआ है ना, हर आदमी ने फ्रॉड किया इस पाकिस्तान के लोगों के साथ। गुज़श्ता जो भी कम अज़ कम गुज़श्ता 20 साल की जो हुकूमतें हैं, कुछ उन्होंने डिलीवर नहीं किया और उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका, काजी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।